नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना का फ्लैग 1928 के बाद से 1949 तक की वही फ्लैग हुआ करता था जो कि आज ताइवान का फ्लैग है। साथ ही चाइना की एक नहीं दो सरकार है और इसकी हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा निराली है क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर ऐसे ही क्रिएट की और भाग गया। तो क्या कुछ वैसा ही होने वाला है इस रीजन में भी चाइना और ताइवान को लेकर, क्योंकि चाइना इतना आक्रोश में था कि चाइना ने कहा कि अगर अमेरिका आग से खेलेगा तो जलने के लिए भी तैयार रहे। और ये बयान उसी के बाद आया जब अमेरिका की एक बड़ी अधिकारी आई ताइवान पे और उनके जाने के बाद ही चाइना ने मिलिट्री डील शुरू कर दी और बहुत सारी मिसाइल दागी जो कि ताइवान के ऊपर से समुद्र एरिया में गिरती रही, जिसे ताइवान को डराया जा सके। साथ ही साथ ताइवान को 7 तरफ से घेर कर चाइना ने मिलिट्री डील की और हर कोई देखता ही रह गया। और जानेंगे कि चाइना और ताइवान के बीच में आखिर लड़ाई क्यों है और अमेरिका इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है इस लड़ाई में। साथ ही चाइना क्यों बोलता है ताइवान को अपना हिस्सा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इससे बढ़ेगी आपकी नॉलेज। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक इसको शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, जब हम बोलते हैं चाइना तो आपको दुनिया का ये नक्शा दिखाई देता होगा जो कि है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। बट आप सुनकर शायद शॉक हो जाओगे, एक देश है जो कि अपने आप को खुद कहती है चाइना और अपने आप को चाइना क्लेम करता है, वो है ताइवान। तो चलिए जानते हैं थोड़ी सी डीप हिस्ट्री में कि ये दोनों अपने आप को चाइना क्यों कहते हैं। तो जो ताइवान का रीजन है, इसको कई सारी डायनेस्टीज और कई सारे रूलर्स ने रूल किया। 17वीं सेंचुरी में इसको डच ने रूल किया, फिर चाइना की चिंग डायनेस्टी ने इसको रूल किया और फिर जापान ने भी इस आइलैंड को रूल किया। और 1895 तक, वर्ल्ड वॉर 2 तक ये ताइवान हुआ करता था जापान का हिस्सा। और 1945 की वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिले इन रीजन्स में, जहां पर मुकाबला होने लगा एक आइडियोलॉजी का जो कि थी वेस्टर्न आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी को लेकर, साथ ही साथ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की। और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को सही साबित करने की होड़ थी। और चाइना में कम्युनिस्ट फोर्सेस स्ट्रांग होने लगी जो कि माओ के प्रेजेंस में चाइना की कम्युनिस्ट फोर्सेस काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई। और 1949 में आज का जो चाइना है उसके अंदर होने लगी सिविल वॉर, यानी कि गृह युद्ध छिड़ गया। और दोस्तों, गृह युद्ध एक अंदरूनी लड़ाई है जो कि एक देश के अंदर ही लोगों के बीच में होती है और इस लड़ाई में चाइनीज कम्युनिस्ट कहीं ना कहीं जीत गई। और जो 1949 की चाइना की गवर्नमेंट थी वो चली गई वहां से ताइवान, जो कि आप ताइवान के किसी भी ऑफिशियल साइट पर देख सकते हो। ताइवान के साथ उनका ब्रैकेट में लिखा होगा ROC, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि वो ताइवान के साथ साथ रिपब्लिक ऑफ चाइना को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 1949 के पहले सरकार हुआ करती थी उस मेन लैंड चाइना की। और 1949 तक, जब तक गृह युद्ध नहीं छिड़ा था, उसके पहले जो चाइना का फ्लैग हुआ करता था वो सेम फ्लैग था जो कि आज ताइवान का फ्लैग है। और जो ये आज का चाइनीज फ्लैग है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का फ्लैग है जो कि सिविल वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी के जीतने के बाद से उन्होंने रखा। और यही वजह है दोनों देशों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की। ताइवान मानता है कि ताइवान की सरकार असली हकदार है चाइना की, जो कि मेनलैंड चाइना है, और ताइवान का ही पूरा हक है उस मेनलैंड चाइना पर, क्योंकि ताइवान की सरकार को जबरदस्ती वहां से उखाड़ के फेंका गया था। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वो एक इलीगल ऑक्यूपाई करके रखे हैं उस मेनलैंड चाइना को। वहीं शी जिनपिंग, जो कि आज का मेनलैंड चाइना है, उसका कहना है कि ताइवान उनका अभिन्न अंग है और वो ताइवान को चाइना का हिस्सा ही मानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि असली हकदार कौन है? वो ताइवान के रूलर जो कि डेमोक्रेटिक रूलर हुआ करते थे, या फिर वो जबरदस्ती का कैप्चर किया हुआ चाइना जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कैप्चर किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो ताइवान को करीबन 15 देश ही हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं। साथ ही साथ UN में भी ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। और वर्ल्ड सिनेरियो में देखें तो चाइना बहुत पावरफुल हो गया, उसने बहुत सारी अपनी पावर इकट्ठा की और आज के समय पर कोई भी देश चाइना के अगेंस्ट ताइवान का सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि चाइना उन देशों के खिलाफ बहुत ज्यादा एक्शन लेता है जो कि ताइवान के साथ अपने संबंधों को राजनयिक बनाते हैं। और वही चीज देखने को मिली है अमेरिका के साथ। और एशिया की मोस्ट ऑफ कंट्रीज और दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज हैं, 15 को छोड़कर, वो सभी चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानने पर मजबूर हैं या फिर उनको मानना पड़ता है। और अगर चाइना से दुश्मनी ली तो बहुत सारी चीजों से दुश्मनी लेनी पड़ सकती है, और जिसके लिए कई देश तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग अमेरिका भी। और इसीलिए अमेरिका भी चाइना को ही इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करता है, ना कि वो ताइवान को। लेकिन फिर भी अमेरिका इतना उछल क्यों रहा है और वो ताइवान के साथ खड़े होने में क्यों इंटरेस्टेड है? अमेरिका लगातार अपने संबंध बना के रखा है ताइवान से और कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेटेजिक फ्रेंड बोलता है ताइवान को, और चाइना को इससे है बहुत बड़ी आपत्ति। अमेरिका ने कहा कि अगर ताइवान पर अटैक होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ताइवान एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन है, वहीं चाइना एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है।
लेकिन हर कोई यही बोल रहा है कि अमेरिका तो यूक्रेन को भी अपना दोस्त बोलता था। तो कुछ लोग यही कहते हैं कि जैसा यूक्रेन के साथ हुआ है वैसा ही अमेरिका यहाँ पर भी करने वाला है। लेकिन क्यों अमेरिका ताइवान का रखवाला बनाए और डेमोक्रेसी का रखवाला बनाए? इसके पीछे कुछ तो कारण हैं जो कि अमेरिका को फायदा पहुंचाएंगे, जिसके लिए ही अमेरिका ये चीज करने को तैयार है। साथ ही साथ इसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फायदा भी है, क्योंकि अमेरिका एक चालाक देश है। वो इकोनॉमिक फायदे के अलावा इन जैसी चीजों में पड़ेगा ही नहीं, और उसको इकोनॉमिक फायदा दिख रहा है, इसीलिए वो इस रीजन में लड़ने को भी तैयार है। और मुझे यही लगता है, और अगर आपको भी यही लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यस लिखिएगा। तो इस चाइना ताइवान लड़ाई में छुपे हैं अमेरिका के बहुत सारे इंटरेस्ट, क्योंकि चाइना है दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब, और दुनिया की हर एक मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं चाइना से हुई है। आपके घर में ही तमाम जो सामान है उसमें से मोस्टली सामान चाइना से ही बन के आया होगा। और अगर चाइना के बेसिस ताइवान पे हो गए तो चाइना को कोई रोक नहीं सकता उस रीजन में ट्रेड करने से। और साथ ही साथ साउथ चाइना सी जो कि इलीगल ऑक्यूपाई कर सकता है चाइना आराम से, उसको भी बना सकता है, क्योंकि जो छोटे छोटे नेशन है उनको चाइना आराम से डरा सकता है अगर उसने ताइवान पर हमला करके उसको कैप्चर कर लिया। और यहाँ से गुजरता है करीबन दुनिया का 30% ट्रेड, जिस पर सीधा सीधा हक हो जाएगा चाइना का। और वो चीज़ अमेरिका कतई नहीं चाहता है, जिसके चलते ही कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि चाइना अगर ताइवान पे हमला कर देता है और ताइवान को अपना हिस्सा बना लेता है तो अमेरिका के उन बेसिस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसकी पावर उस रीजन में कम हो, और ये एक स्ट्रेट रीज़न है कि अमेरिका वहाँ पर युद्ध करने को भी तैयार है ताइवान के लिए। तो दूसरा बड़ा इंटरेस्ट है सेमीकंडक्टर चिप्स। दोस्तों ताइवान की TSMC कंपनी जो कि सेमीकंडक्टर की एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर है, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के 60% सेमीकंडक्टर की ज़रूरतें ताइवान से ही पूरी होती हैं, और जिसमें से करीबन 57% यही कंपनी बनाती है, जो TSMC कंपनी है ताइवान की। और ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगती हैं, और फाइटर जेट्स में तो इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और ये काफ़ी महंगी भी होती है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ताइवान के पास ही है। और अमेरिका को पता है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ और चाइना ने ताइवान को ले लिया तो ये सीधे सीधे अमेरिका की चिप्स इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि अमेरिका के कई टेक जाइंट जैसे कि एप्पल, एनवीडिया, वो सीधे सीधे ताइवान के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर। और अगर ताइवान जाता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के हाथ से ये चिप्स और टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री जाएगी, और अमेरिका ये कतई होने नहीं देगा। और इसी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ही ताइवान की जो GDP है वो है करीबन $786 बिलियन के आसपास, जो कि कई बड़ी देशों की GDP से बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक छोटा सा आइलैंड बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है कई बड़े देशों के मुकाबले। और यही चीज़ अमेरिका के लिए भी ज़रूरी है, साथ ही साथ चाइना के लिए भी ज़रूरी है। और इसीलिए इस आइलैंड के पीछे दुनिया की बड़ी महाशक्तियाँ पीछे पड़ी हैं, और दुनिया में इस छोटे से आइलैंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।